नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। दुनिया भर में जब कोरोना से मुकाबला चल रहा हो तो दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन के बीच हुई हिंसा और उसमें दुनिया के बड़े देशों की गुटबंदी भी सामने आ गई। बातें तीसरे विश्व युद्ध की होने लगी और बड़े बड़े देशों के परमाणु बम की ताकतों की गिनती दिखाई जाने लगी। ये बात सही है कि मौजूदा वक्त वो देश ज्यादा शक्तिशाली माने जा रहे हैं जिनके पास परमाणु बम की क्षमता ज्यादा है। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु हमले के बाद से दुनिया में इसके इस्तेमाल निर्माण को लेकर शर्तों का एक घेरा जरूर है, लेकिन इस घेरे को तोड़कर भी कई देशों ने ये ताकत हासिल की, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। मोटे मोटे अनुमान के मुताबिक दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु बम है। 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो कहानी ये कहती है कि अमेरिका के पास, जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली और पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, यानी अमेरिका, उसके पास 6185 परमाणु बम है। रूस के पास 6500 परमाणु बम है और वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर 200 साल जुल्म करके गए, उसके पास 200 परमाणु बम है। फ्रांस के पास 300 परमाणु बम है। वहीं चीन, जो हमेशा वायरस और तकनीक से सबको परेशान किए हुए है, उसके पास 290 परमाणु बम है। और हमारे देश यानी भारत में 130 से लेकर 140 के बीच में परमाणु बम है। और पाकिस्तान, जो कि दुश्मन देश है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और उसके पास 150 से लेकर 160 के बीच में परमाणु बम है। और इजराइल, जिसने फिलिस्तीन का जीना हराम कर दिया है, उसके पास 80 से 90 परमाणु बम है। और उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु बम है। तो ये ऐसे 9 देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। ये तो बात दुनिया में परमाणु बम की देशों के पास मौजूदगी की हो गई, लेकिन भारत में परमाणु बम के निर्माण की कहानी जितनी रोचक रही, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। हम सब के लिए इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम को हम क्रेडिट देते आए हैं, लेकिन आपको पता है कि भारत में परमाणु बम का नाम लेने वाले या उसकी जरूरत को बताने वाले इन तीनों में से कोई नहीं था। वो ऐसे शख्स थे जिसे हमारे इतिहास में ना तो जगह मिली, ना हमारी जानकारी में। तो चलिए आज आपको बताते हैं भारत में परमाणु बम का सबसे पहला नाम लेने वाले की कहानी। पर सबसे पहले परमाणु बम को समझिए, उसकी दुनिया को जरूरत क्यों पड़ी ये जानिए। परमाणु बम ने कैसे जापान में तबाही ला दी, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल परमाणु बम मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। दुनिया को इस खतरनाक हथियार की ताकत का पता 1945 के बाद ही चला था। परमाणु बम एक प्रकार का विस्फोटक हथियार है जो परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन, मतलब कि टूटने से ऊर्जा यानी एनर्जी पैदा होती है। इसके लिए परमाणु के सेंटर में न्यूट्रॉन से अटैक किया जाता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती दिखाई पड़ती है। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों होता है कि अगर कहीं गिरा दिया जाए तो दशकों तक जनजीवन का निशान नहीं रहेगा और पेड़ पौधे भी नहीं उग पाएंगे। जैसा कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहां परमाणु बम गिराए थे। लेकिन भारत में परमाणु बम की शुरुआत इसके बाद हुई। दुनिया इस तबाही और इसकी ताकत को देख चुकी थी और कई देश इसे बनाकर खुद को जब शक्तिशाली बनाने में जुटे थे, तब भारत में एक शख्स ने इसकी बात सबसे पहले सदन में उठाई थी। कहानी की शुरुआत यूं हुई कि 1962 में चीन से हार के बाद देश का आत्मविश्वास 0 पर आ गया था। 1964 में नेहरू की मौत के बाद देश ने अभी संभलना ही शुरू किया था कि चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो देश में बेचैनी बढ़ गई। सरकार पर दबाव बढ़ गया कि उन्हें भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए।
परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 24 अक्टूबर 1964 को ऑल इंडिया रेडियो की एक वार्ता में ऐतिहासिक वक्तव्य दिया कि परमाणु हथियार मानवता के लिए खतरा है, लेकिन चूंकि उन्हें हवा में खत्म करने की और कोई तकनीक नहीं, इसलिए तरीका यही है प्रतिरोधक क्षमता के तौर पर परमाणु हथियार बनाए जाएं। हमारे पास भी होगा तो कोई हमें उसकी धमकी नहीं देगा। आगे उन्होंने कहा कि केवल 10 करोड़ रुपए में 50 बनाए जा सकते हैं। इससे बहस तेज हो गई। उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में लगे थे और परमाणु बम की होड़ से देश को दूर रखना चाहते थे। लेकिन पार्लियामेंट में परमाणु बम को लेकर बहस की कोशिशों को रोकने के बावजूद वो रोक नहीं पाए। पार्लियामेंट में चीन के खतरे को देखते हुए बम बनाने का पहला प्रस्ताव देवास से जनसंघ के सांसद हुकुमचंद कछवाई ने रखा। हुकुमचंद ने संसद में यह प्रस्ताव रखते हुए जोर दिया कि चीन के एक और हमले से कोई अगर बचा सकता है तो वो है परमाणु हथियार। अगर हमारे पास परमाणु बम होगा तो चीन तो क्या, अमेरिका की भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन हुकुमचंद का यह प्रस्ताव कांग्रेस के सांसदों के विरोध के चलते गिर गया। लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में हुकुमचंद का यह प्रस्ताव बम पर पहला होने की वजह से संसदीय कार्यवाही में हमेशा दर्ज है। आज कांग्रेस भले ही पहले परमाणु परीक्षण का श्रेय लेती हो, लेकिन उस वक्त पहले प्रस्ताव को पार्लियामेंट में गिराने का ठिकरा भी उन्हीं के सर पर है और हम चीन से पहली हार के बाद पूरे 10 साल पीछे हो गए। जो समय पर फैसला लेते तो शायद बच जाते। बाद में हालांकि इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया। पूरे 10 साल बाद कांग्रेस ने इसकी जरूरत मानी, लेकिन कछवाई को इसका श्रेय नहीं मिला। उनको अपने दौर में समय से आगे रहने के चलते खारिज कर दिया गया। आज न जनसंघ उन्हें याद करता है, न पार्लियामेंट, न देश की सरकार और न ही इतिहासकार और मीडिया। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाम, इंदिरा, भाभा, काकोडकर और वाजपेयी जैसे लोग आज जननायक हैं, लेकिन हुकुमचंद को चंद लोग जानते हो ये भी जरूरी नहीं। इंदिरा के बाद अटल जी ने भी 11 और 13 मई को न्यूक्लियर बम का निरीक्षण किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर भी हुकुमचंद को ना तो किसी पुरानी जनसंघी ने याद किया और ना ही किसी भाजपाई ने। ऐसे में कांग्रेसी उनकी बात करे ये तो उम्मीद करना ठीक ही नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि उस दौर में जब जनसंघ के गिनती के सांसद जीत कर आते थे, हुकुमचंद 3 अलग अलग सीटों से लोकसभा का चुनाव जीते थे। रेलवे की कई यूनियंस के वो प्रेसिडेंट रहे। मजदूर नेता तो थे ही, लेकिन दिल्ली मिल्क स्कीम एम्प्लॉय एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रहे। आजादी के बाद एक तरफ जहां वो पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की मदद के काम में जुटे थे, तो बाद में गौ हत्या के विरोध वाले आंदोलन से भी लंबे समय तक जुड़े रहे। सदन में वो कोई भी सवाल पूछ लेते थे, ऐसे विषयों पर भी जिनके बारे में सरकार उस दौर में सोचती भी नहीं थी कि विपक्ष का कोई सांसद इतनी जानकारी रखता भी होगा। एक बार तो पीएम इंदिरा गांधी को उनके सवाल का जवाब देना पड़ा था। 3 जुलाई 1967 का वो दिन जब उनका सरकार से ये सवाल था कि पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास को जो क्षति पहुंचाई गई है उसके लिए चीनी सरकार से मुआवजा लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। इस पर इंदिरा गांधी, जिनके पास उस वक्त विदेश विभाग भी था, ऐसे में उन्होंने खुद जवाब दिया और उन्हें जवाब देना पड़ा था, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया। आज हम दुनिया में परमाणु संपन्न देश के तौर पर सिर उठाकर बात तो करते हैं, पर इस बात को सबसे पहले उठाने वाले को ना तो जानते हैं, ना याद रखते हैं, ना वो क्रेडिट देते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत करने के लिए। किसी और मुद्दे के साथ या ऐसे किसी शख्स के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे जिसके बारे में आपको ना पता है, ना इतिहास में उनका नाम दर्ज है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।